बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम जो कि लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, हर ट्यूसडे को वीनस टीवी पे शाम 6 से 7 बजे के दरमियान होता है। आपसे हम लाइव कॉल्स लेते हैं। आपके कोई भी कानूनी मसले हैं, कोई भी इमिग्रेशन का मसला है यूके में, आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल करके बात कर सकते हैं। जैसा कि आपको नाज़रीन अच्छी तरह मालूम है कि जब भी मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, मैं शुरू में चंद बातें हमेशा रिपीट करता हूँ और मैं इस प्रोग्राम की इब्तिदा भी उसी से करूँगा, और वो ये कि जब भी आपकी कॉल थ्रू होती है नाज़रीन, तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि जो भी कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उन सारों से बात हो सके, तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक बराह मेहरबानी एक तक महदूद रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात ये कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है इस प्रोग्राम में, जैसा कि आपको मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपसे आपका पूरा केस डिटेल में डिस्कस कर सकूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे बात करने के बावजूद इस प्रोग्राम में क्योंकि मैं आपको गाइडेंस मतलब दे सकता हूँ लेकिन डिटेल में बात नहीं कर सकता, तो ज़रूर किसी भी वकील से जाके अपना केस डिटेल में डिस्कस कर लिया करें मुझसे बात करने के बाद इस प्रोग्राम में, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि इस प्रोग्राम से आपको हर हफ्ते इमिग्रेशन के कवानीन, यूके के ख़ास तौर पे जो इमिग्रेशन के कवानीन है उस सिलसिले में मालूमात भी मिल रही होगी और गाइडेंस भी मिल रही होगी और फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स आती हैं इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड यूके में, तो मैं वो भी आपको बताता रहता हूँ। स्क्रीन पे नाज़रीन हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, आप इसी नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप इसी नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। नाज़रीन, कॉल्स लेने से पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगले महीने यानी कि अगले महीने 23 जून को रेफरेंडम हो रहा है यहाँ पे यूके में कि यूरोपियन यूनियन में यूके रहे या ना रहे, तो मेरे ख़्याल में एक मुनासिब भी होगा कि हम एक प्रोग्राम इस पे भी करें इंशाल्लाह। चंद कॉलर्स ने ये फरमाइश की थी कि हम इस एक प्रोग्राम उस पर भी करें, तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि जून के शुरू में इंशाल्लाह एक आध प्रोग्राम जो है वो इस पर हम करें। उस पर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा कि इमिग्रेशन कवानीन पे किस किस्म के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और प्लस हम लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो एशियन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से जो लोग हैं उनके लिए किधर जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हम ईयू में रहें या ना रहें, तो इस पे भी हम इंशाल्लाह ज़रूर एक प्रोग्राम करेंगे और एक रेफरेंडम से पहले अगले महीने इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अभी तो हम प्रोग्राम का वही फॉर्मेट रखते हैं इंशाल्लाह। आपके जो भी कॉल्स, जो भी सवालात हैं, आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम अली है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना है। जी बिल्कुल। अगर कोई स्पाउस वीज़े पे आया हो पाकिस्तान से लंदन, तो अगर उन्होंने पाकिस्तान जाना हो तो ट्रैवल कर सकते हैं? स्पाउस वीज़ा है अगर 2 इयर्स का जो उनका होता है। जी बिल्कुल, स्पाउस वीज़े पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता नेशनैलिटी के ऊपर? देखिए, नेशनैलिटी के लिए जब भी कोई अप्लाई करता है तो उसको रेजिडेंस रिक्वायरमेंट एक होती है कि आप एक सर्टन टाइम से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना रहें हो। जो स्पाउस वीज़े से रिलेटेड जो लोग स्पाउस वीज़े पे यहाँ पे आते हैं और वो बाद को नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, जब उनको यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो जाते हैं तो वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो ये भी प्रूव करना होता है कि 3 सालों में टोटल वो 9 मंथ से ज़्यादा, 9 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रहे। बस ठीक है। तो और लास्ट 1 ईयर में जो है वो 3 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे हो। टोटल 9 मंथ्स, लास्ट 1 ईयर 3 महीने से ज़्यादा यूके से बाहर ना रहे हो। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका?
जी, मैं तंजीला बात कर रही हूँ कार्डिफ से। जी बोलिए। जाकिर साहब, मेरा ये सवाल था कि मेरी ना फर्स्ट ट्रायल ट्रिब्यूनल में अपील आई है, अपील की हियरिंग आई है टोइक के केस के बारे में। तो मेरा ये सवाल था कि अगर मेरा किसी भी वजह से ईटीएस का केस थ्रू नहीं हुआ, मैं कोई भी वजह से अनसक्सेसफुल हो गई, तो क्या उसी वक्त वो मुझे ह्यूमन राइट्स में कंसीडर करेंगे या मुझे सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ब्रिटिश हैं, तो वो क्या उसी वक्त मुझे कंसीडर कर लेंगे? जी देखें, जी बिल्कुल देखें, जब आपका केस कंसिडर होता है तो अगर आपका फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा था जो कि रिफ्यूज़ हो गया टोइक की वजह से, एक्सटेंशन ILR थी जो कि रिफ्यूज़ हो गई। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे कोई भी आपका है तो उसमें वो ह्यूमन राइट्स का भी जो है वो कोर्ट कंसिडर करती है। जिस तरह आपने बताया कि आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं यहाँ पे वो ब्रिटिश हैं, बच्चे भी ब्रिटिश हैं, तो ऑफ कोर्स कोर्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स का जो आपका एलिमेंट है केस में जो आर्टिकल 8 जिसे हम कहते हैं, तो वो ज़रूर कंसिडर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी जाकिर साहब, मैं आबिद बोल रहा हूँ लंदन से। जी जी। मेरा सवाल ये था कि हम 2001 में आए थे और मेरा बच्चा है 7.5 साल का। तो अभी 2010 में हमने एक सेटो की एप्लीकेशन की थी किसी वकील के कहने पे, जो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद फर्दर रिप्रेजेंटेशन भेजी जी, और उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन भेजी थी वो 2013 में भेजी थी। तो सर अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें अभी नई एप्लीकेशन करनी चाहिए या उसी केस को परस्यू करके और इसको केस को आगे लेके चलना चाहिए? एक तो ये सवाल था। मैं दूसरा सवाल बता दूं आपको पहले? मैं पहले आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर आप दूसरा बता दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, 2013 में जो आपने फर्दर रिप्रेजेंटेशन जो की थी, वो होम ऑफिस ने एक्नॉलेज की है कि उनके पास एप्लीकेशन आपकी है? नहीं सर, एक्नॉलेज नहीं की थी, लेकिन वो रिकॉर्डेड डिलीवरी से गई थी, लेकिन एक्नॉलेज नहीं की। एक्नॉलेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई लेटर आपको लिखा हो, लेकिन बात को अगर आपके वकील ने दोबारा उनसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की है तो किसी भी स्टेज पे होम ऑफिस ने ये कहा है कि आपकी एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन भेजी थी, उसमें उसने आर्टिकल 8 भी डाला था और कहा था कि वो प्रीवियस एप्लीकेशन को कंसिडर करें या बच्चे के होने, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे की उम्र 4 साल थी, 4.5 साल। अच्छा, देखिए इसमें पहले तो आपके वकील को चाहिए कि ये अगर होम ऑफिस से वो कंफर्म करें कि आया आपकी एप्लीकेशन कोई पेंडिंग है भी कि नहीं। अगर तो आपकी फर्दर रिप्रेजेंटेशन अभी आउटस्टैंडिंग है तो मेरे ख्याल में, और जो कि 2013 से है, अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल में बजाय अभी स्टेज पे नई एप्लीकेशन करने के आपको उसको परसू करना चाहिए आगे। जी, आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरे ख्याल में लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। अगर आप देख रहे हैं तो आप दोबारा प्लीज़ कॉल कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूंगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी जी जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं पंकज बोल रहा हूँ। मैं 2006 में आया था और मेरे को करीबन 10 साल हो गए यहाँ पे रहते, और मेरी बच्ची यहाँ की बोन है, उसको 7+ हो गए। जी जी। हाँ जी। तो आपने कोई केस वेस किए? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, अभी वही पूछ रहा था कि मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूँ जी? अगर आपके बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल जिस तरह आपने बताया हो गए तो आप डाल सकते हैं जी। ओके, वही मैं पूछ रहा जी था। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये फिर केस होपफुली हो जाएगा? देखिए, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कानून एक कानून ये भी है कि अगर बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाएं तो तो उनको यहाँ पे होम ऑफिस कंसिडर करेगा यहाँ पे रहने की इजाज़त देने के लिए। और न सिर्फ उनको, जो उसके साथ ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस सिलसिले में एक रीसेंट जो है वो अदालत का एक डिसीजन भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाएं तो होम ऑफिस को उसको अगर कोई किसी किस्म की क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह ना हो किसी पेरेंट की, तो उनको होम ऑफिस को
यहाँ पे रहने की इजाज़त चाहिए कि दें, लेकिन वो सारे फैक्टर्स देखते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप किसी वकील के पास जाके और अपने केस को डिस्कस करें, और मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर जी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि मैंने बच्चे की बुनियाद पे एप्लीकेशन किया था, जी जी, जो कि उन्होंने रिफ्यूज किया, और उसके बाद उसमें कॉन्टेक्ट ऑर्डर भी था बच्चे का। रिफ्यूज करने के बाद हमने उसको चैलेंज किया जेआर पर, और जेआर पर चैलेंज करने के बाद उन्होंने जो है वो ट्रेजरी के जरिए हमसे बात की, और हम हेलो हेलो मिलेगा। सॉरी, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। सॉरी, एक सेकंड। 8 मंथ हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है सर, और कुछ हुआ नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शायद साहब आपके बीच में से आवाज़ ज़रा कट गई थी आपकी। मैंने यहाँ तक बात समझी थी कि आपने जब जेआर किया, फिर ट्रेजरी ने आपसे रब्ता किया था, ट्रेजरी सोलिसिटर्स ने? हाँ, उन्होंने कहा था कि अपना जेआर वापस ले लें। अच्छा, तो जेआर हमने वापस ले लिया। इसी बेस पर यही बात हो गई कि भाई उन्होंने कोर्ट में कि भाई 3 महीने में वो दोबारा उसको रिकंसीडर करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम रिकंसीडर के ऑप्शन पर गए, वो 3 महीने के बजाय 8 महीने हो गए हैं, और हमने ये भी मान लिया था कि भी हम कोई पैसों का क्लेम नहीं करते, नो प्रॉब्लम। 8 महीने हो गए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ हुआ नहीं है। अभी क्या स्टेप लेना चाहिए? आपके वकील ने रब्ता किया फिर उनसे, होम ऑफिस से? नहीं, उन्होंने रब्ता नहीं किया। वो कहते हैं कि वेट एंड सी। देखें, अभी आपके वकील को चाहिए कि वो ट्रेजरी सोलिसिटर से भी बात, तो ट्रेजरी सोलिसिटर से निकल गई है क्योंकि उन्होंने वापस होम ऑफिस में जो केस वर्कर हैं उनको रेफ़र कर दिया होगा केस। लेकिन ट्रेजरी सोलिसिटर से भी रब्ता करें, और होम ऑफिस से जो केस वर्कर हैं उनसे भी रब्ता करके मालूमात करें कि आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर आप फैसला करेंगे, तो आप हमें ज़रा अपडेट बताएं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। वो अगर आपके वकील उनको एक लेटर लिख दें और फिर थोड़ा सा वेट करें 2-3 महीने की, क्या होता है। या उनको दोबारा सर प्री एक्शन प्रोटोकॉल लिख दें, या दोबारा कोर्ट जाएं? नहीं, अभी फिलहाल तो देखें, दोबारा प्री एक्शन प्रोटोकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था 3 महीने के अंदर वो कंसिडर करेंगे, तो अभी फ़िलहाल एक जो कहते हैं स्टेटस मालूम करने के लिए आपके वकील उनको लिख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली बताएं कि क्या सिचुएशन और कब तक आप एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। तो होम ऑफिस उसको रिस्पॉन्ड करेगा। आप 1-2 महीने फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करें लिखने के बाद, और उसके बाद भी अगर कोई फैसला नहीं होता तो फिर आप अपने वकील से या किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में मामले को डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अब्दुल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी मेरा क्वेश्चन था, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। अगर मेरे पास जो एक्सपायरी पासपोर्ट होते हैं, जो ओल्ड पासपोर्ट होते हैं, वो चाहिए होते हैं फ्यूचर में? जब आप जहाँ तक मुझे याद पड़ता जब आप ब्रिटिश नेशनैलिटी, जब आप पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो पुराने पासपोर्ट तो लगा के भेजते हैं ना? नहीं, अगर पासपोर्ट आपके पास ब्रिटिश सिटीजन हो भी जाओ, जी, उसके बाद भी जरूरत तो नहीं ना पड़ती है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब आप नया पासपोर्ट बना लेते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उनको शेयर कर दिया जाए। जी, आप कर सकते हैं उनको। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं तकीर रहमान बात कर रहा हूँ, लंदन से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये, हमने फैमिली के साथ इधर सालम किया था 2011 में, तो वो चलता कोर्टों में। तो अब जो है ना, हमारी जो ओरल हियरिंग सिविल कोर्ट ऑफ अपील में ओरल हियरिंग थी हमारी। जी, ओरल हियरिंग थी सिविल कोर्ट ऑफ अपील में। ओरल हियरिंग थी आपकी परमिशन के लिए थी? जी, परमिशन हमें ग्रांट हो गई थी कि आप ओरल हियरिंग के लिए आ जाए। ठीक है, जो आपने बोलना है बोल लें। अब मसला ये हुआ कि मेन एप्लीकेंट थी मेरी मिसेज, तो वो थोड़ी सी मेंटली जो सी ना, वो 3 माह से ना उनकी चल रही है थेरेपी। वो मेंटली अपसेट हो गई है, वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती खुद पर्सनली जाके वहाँ।
तो हमने डॉक्टर को हमें लेटर भेज दिया डॉक्टर की तरफ से कि डॉक्टर कहता है कि इन्हें 6 से 12 महीने चाहिए, इनकी काउंसलिंग वगैरह और थेरेपी होगी तो फिर ये जो है ना ये सही होंगे, मतलब प्रिपेयर होंगे वहाँ पर बोलने के लिए। लेकिन कोर्ट जो कहती है कि हम आपको मैक्सिमम जो है ना 2 माह का और टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने मुझसे कहा कि 2 माह ये तो डॉक्टर कहती है कि मेरे से ये सही नहीं हो सकती, बोल नहीं सकती इसी तरह, आगे जवाब नहीं दे सकती। तो उसके बाद क्या हाल होगा, मतलब कोई ऐसा है कोई ये थोड़े से नरम हो जाए? देखिए बात यह है कि अगर तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने ये लिख के दिया है, वो कह रहे हैं कि जी वो ठीक नहीं हो सकती, तो जनरली स्पीकिंग कोर्ट जो है वो उसको ज़रूर कंसिडर करती हैं। डॉक्टर के अगर लेटर भी है और जो कंडीशन है उसको ज़रूर कंसिडर जनरली स्पीकिंग करते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कोर्ट ऑफ अपील में परमिशन जो है वो मिली हुई है, उसकी हियरिंग है, मामला इसका मतलब है काफ़ी ऊपर तक जा चुका हुआ है। तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि क्या सिचुएशन है, क्या रीज़न्स हैं आपके असाइलम के क्लेम करने के और किस वजह से रिफ्यूज़ हुई और बात वहाँ तक कैसे पहुँची। तो चूँकि ऑलरेडी कोर्ट्स में मैटर हैं तो इसका ये ज़रा डिटेल में बात करने वाली चीज़ है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ऑब्वियसली अगर मेडिकल रीज़न है ज़रूर कोर्ट्स जो है उसको कंसिडर करती हैं, या तो शायद जो आपने लेटर दिया उसमें इनफ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जिसकी वजह से कोर्ट कन्विंस हो सके कि वो उतना डिले करें, क्योंकि अदरवाइज़ जनरली स्पीकिंग कोर्ट्स ज़रूर उसको वो कंसिडर करती हैं मेडिकल कंडीशन को, और ख़ास तौर पे अगर डॉक्टर का लेटर भी हो। मेरा मशवरा यही है कि आप इस सिलसिले में जाके अपने वकील से या किसी वकील से डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी सर, वो मेरी पहले लाइन ड्रॉप हो गई थी। मेरा एक और भी 2 छोटे छोटे सवाल हैं प्लीज। जी बोलिए। जी, फर्स्ट है ट्रिब्यूनल में जो मेरी अपील हियरिंग होगी उसमें यूजुअली क्या ड्यूरेशन होता है उस हियरिंग का, और दूसरी बात ये कि उसमें ज़्यादातर सॉलिसिटर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है या मैं भी बोल सकती हूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि इस फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में क्या बैरिस्टर को मुझे लेना चाहिए या सॉलिसिटर विल बी इनफ। बस ये 2 क्वेश्चन थे प्लीज। थैंक यू। जी आपका पहला हेलो, मेरे ख्याल में जो कॉलर जो हैं वो आपने फ़ोन रख दिया, आप टी पे अगर सुन रही हैं तो देखिए मेरे ख्याल में आपका पहला सवाल ये था पिछली जो आपने थोड़ी देर पहले कॉल किया था कि जी आपके ह्यूमन राइट्स के वो कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि करेंगे, लेकिन उसमें मैं ये भी ज़रा ऐड करना चाहूँगा कि ऑल्दो कि ह्यूमन राइट्स का कोर्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका केस आर्टिकल 8 के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से सही तरीके से कोर्ट में पेश किया जाए, उस सिलसिले में जो भी एविडेंस वगैरह है वो सारा कुछ लगाया जाए। अब जो आपका अभी जो आपने सवाल किया कि जी कितना टाइम लगता है, वो तो ऑब्वियसली केस पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली घंटा 1.5 जो है का टाइम फ्रेम होता है जो कि एक केस पे जनरली स्पीकिंग लगता है। लेकिन अगेन बाज़ केसेस लंबे होते हैं, बाज़ केसेस थोड़े से जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। सोलिस्ट वो जो आप उसके साथ ये भी पूछ रही थी कि जी उसमें आपके सोलिस्टर ज़्यादा बोलेंगे या आपको करना पड़ेगा। तो अगेन देखिए ये केस की नोयत पे डिपेंड करता है कि इश्यूज़ क्या हैं। हो सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादा पूछने वाली बात ना हो, अगर ऐसी सूरत है कोई लीगल पॉइंट ही है तो उसमें आपका वकील ही बोलेगा ज़्यादातर। लेकिन अगर कोई फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि क्लैरिफाई करनी है या जो आपसे कुछ पूछना है तो आपसे सवाल जवाब भी होगा और आपके वकील भी बोलेंगे। अगेन डिपेंड करता है कि केस की क्या नोयत है, क्यों रिफ्यूज़ किया गया था, क्या इश्यूज़ हैं। और जहाँ तक बात है सोलिसिटर या बैरिस्टर का होना ज़रूरी है, तो अगेन फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है, ज़रूरी नहीं है कि अगर बैरिस्टर ही हो सोलिसिटर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, अगर वो माहिर है अपने काम में तो वो भी ज़रूर वो कर सकता है। तो वो तो आपको आपका सोलिसिटर ही उस सिलसिले में सही एडवाइस कर सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। मैं और मेरे हस्बैंड 10 साल से ऊपर हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, यूके में आए हुए। हमारी 2 बेटियां हैं। जी वन इज 8 year old एंड दूसरी 6 year old है। हमने केस लगाया था 2012 में जब मेरी बड़ी बेटी 5 साल की थी जी। तो तब उन्होंने अपील हुई, रिफ्यूज हो गया 2014 तक। ये
देन 2015 में हमने नया केस लगाया जब मेरी बेटी 7 साल की हो गई थी जी। तब उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया उस केस को। एंड उसके बाद हमें रिकंसिडरेशन में भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। देन फर्स्ट टायर अपील में हम गए तब भी हमें रिफ्यूज कर दिया। अब अपर ट्रिब्यूनल में भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और इसके बाद मेरा वकील बोल रहा है कि हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी जी। मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहती हूँ इसके कितने चांसेस है और इसका अंत क्या हाई कोर्ट में भी वो ना कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी अब 8.5 साल की हो गई है एंड अनदर वन इज 6 year old। जी, आपके देखिए ये तो हर एक के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, चांसेस के कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, पीछे कोई टाइज हैं नहीं हैं, यहाँ पे कितना टाइम हो गया है। आप जो है ये जो अभी अपर ट्रिब्यूनल से रिफ्यूज़ हुआ है तो ये अभी रिसेंटली हुआ है? रिसेंटली हुआ है और उन्होंने यही कहा है आप पीछे जाके अगर आप अच्छा, और कोई तो पीछे भी सेटल कोई किसी किस्म के क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह तो नहीं है किसी की भी आप फैमिली में से, आपके हस्बैंड के या नहीं कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड वैसे भी अपने उनकी फैमिली से इतनी बनती नहीं है, वो हमने बताया भी था कि उनकी देखिए मेरे हिसाब से तो फिर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फिर इसको हाई कोर्ट में आपको चैलेंज करना चाहिए। जो भी ऑब्वियसली उसमें अब आगे हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता है या नहीं करता तो वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपर ट्रिब्यूनल का भी रीसेंट डिसीजन भी एक था 7 years के बेसिस पे, जिसपे उन्होंने कहा था कि ऑब्वियसली 7 साल का जो है अगर कोई हो जाए यहाँ पे तो उनको उनका कंपैशनेटली देखना चाहिए, अगर क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह ना हो तो यहाँ पे रहने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगेन हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली हाई कोर्ट जो है वो उसको ज़रूर परसू करना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हाई कोर्ट फिर उस पर फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर जी असद बोल रहा हूँ लंदन से। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूँ। जी जी। तो इस क्वेश्चन ये है कि मुझे 10 साल पे डिफरेंस मिला है 10 एयरपोर्ट पे, तो अभी मैंने सॉरी क्या आपका क्या हुआ सॉरी क्या क्वेश्चन क्या आपका? मेरा क्वेश्चन ये है 10 ईयर के रूट पे मुझे इंडेफिनिट रिमेन मिला है। जी जी। तो मैंने कभी भी नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये मैं पूछता हूँ कि इस पे कितना टाइम लगता है ये नेशनलाइजेशन पे, और क्या अगर किसी ने पास में एज स्टूडेंट 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया हो तो क्या वो चेक करते हैं पीछे पास में कि उस पर कोई रिफ्यूज तो नहीं करते? और दूसरा ये कि मेरा एक बेटा हुआ है, मेरे इंडिफरेंस के बाद, तो ऑब्वियसली उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और मेरी वाइफ है जिसको 2.5 का वीज़ा मिला है, तो उसका एक्सटेंशन है नेक्स्ट ईयर सितंबर में, तो उसको दोबारा 2.5 ईयर मिलेगा। उसके लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी? मतलब उसने एंट्री लेवल 1 किया हुआ है ईसोल, तो अगर ये उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? देखें जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक था ना, जो आपकी नेशनैलिटी के हवाले से है, तो नॉर्मली 5-6 महीने का टाइम लगता है, बाज़ू का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन नॉर्मली विदिन 6 months एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती हैं। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि स्टूडेंट वीज़े पे अगर किसी ने 20 घंटे से ज़्यादा काम किया तो वो देख सकते हैं कि नहीं दे सकते। बिल्कुल इसको चेक किया जा सकता है और चेक कर सकते हैं होम ऑफिस, और अगर उनको ये लगता है कि जी और चेक होता है कि जी 20 आवर्स आपको अलाउड थे और आपने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया है, तो उस बेसिस पे केस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। जहाँ तक आपकी वाइफ की से मुतल्लिक सवाल था, उनकी एक्सटेंशन से मुतल्लिक, तो अभी अगर उनको स्पाउस वीज़ा मिला था 2.5 years के लिए, तो अभी वो 2.5 years के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, मज़ीद एक्सटेंशन के लिए। और उसमें उन्होंने अगर पहले A1 की रिक्वायरमेंट मीट की थी इंग्लिश की, तो फिर उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट वही A1 की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर सर। वालेकुम बोल रहा हूँ मैं लंदन से। वालेकुम जी। सॉरी कौन सा बोल रहे हैं? रईस बोल रहा हूँ लंदन से। जी रईस साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ जी जी, और मेरी वाइफ इंडियन है, उनके पास 2.5 year का स्पाउस वीजा है, उनकी एक्सटेंशन ड्यू है नेक्स्ट ईयर जनवरी में। तो उनके जब फर्स्ट टाइम उनका वीजा अप्लाई किया था तो यूके ने रिक्सेट सर्टिफिकेट लिया था लैंग्वेज असेसमेंट का, उन्होंने C1 दिया था, C1 ग्रेड। जी जी।
तो उनके एक्सटेंशन के लिए उनको कोई इंग्लिश का और कोई वो नहीं, उनको ये चल जाएगा? नहीं, ये चल जाएगा जी, चल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था, मैं इसमें जैसे वर्किंग टैक्स क्रेडिट क्लेम करता हूँ तो इसमें एक्सटेंशन पे या इंडेफिनिटली पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, आप 18,600 से ऊपर ही आप कमा रहे हैं ना जी? अर्निंग जो है 18,600 से ज्यादा है जी, तो दैट्स फाइन, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम होपफुली इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं नासिर बोल रहा हूँ ड्यूसबरी से। जी नासिर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैंने पूछना है कि मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था पाकिस्तान से और फिर यहाँ के मैंने शादी कर ली और स्पोर्ट्स वीज़ा पे स्विच हुआ। तो अभी मेरी स्पोर्ट्स वीज़ा की एक्सटेंशन आ रही है सितंबर में जी। तो पूछना ये है कि मैं जब पाकिस्तान से आया उस वक्त मैंने टॉइक किया था और फिर बाद में मैंने आइल्स किया। टॉइक मेरा B1 लेवल का था, आइल्स मेरा B2 लेवल का था, वो एक्सपायर हुआ था। फिर मैंने ये सिटी कॉलेज लंदन से अभी रिसेंटली किया है दोबारा जी। तो अभी पूछना ये है कि मुझे स्पोर्ट्स वीज़ा की एक्सटेंशन इसमें वो टॉइक वाला चक्कर को इफेक्ट करेगा? अगर आपने जेन्युइन तरीके से सारा कुछ किया हो तो कोई इफेक्ट करने की मेरा नहीं ख्याल। हाँ वो तो जेन्युइन था, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि आइल्स के भी मतलब जो है वो B2 लेवल का था, वो बाद में मैंने जी ठीक है किया है तो फिर इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं जी। बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी इमरान बात कर रहा हूँ। ये लाइव कॉल चल रही है ना? जी बिल्कुल लाइव कॉल चल रही है, बोलिए आप क्या सवाल है? जी सर मेरा सवाल ये है कि मैंने जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया हुआ है, मैं एंटरप्रेन्योर वीजे पे था। अच्छा। एंटरप्रेन्योर वीजे पे अभी मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा जुडिशियल रिव्यू की परमिशन आई तो मैंने उसको अप्लाई किया। तो अब जो है मुझे मेरा सवाल ये है कि मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है इस वक्त। तो फेसबुक जो है उस पर एडवर्टाइजमेंट का एक होता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट जो की है तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फेसबुक पे जस्ट मेरा नेम नहीं है, उनका इशू ये है। तो अब वो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर हम गए हैं और उस पे अभी ये है कि क्या आप क्या समझते हैं कि उस पे हल ये हो सकता है या नहीं? और दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा, आप प्लीज अगर आंसर देखें। अगर वही एडवर्टाइजमेंट आपने दी है और उसमें आपका नाम नहीं है जो कि होना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो आपका नाम होना चाहिए, तो अगर उसमें नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उसमें ऐसे नाम है कि लिंक पर है, अगर उसके ऊपर एक वेबसाइट, हमारी वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सारी डिटेल आती है, तो फिर हमारे पास वो सारा नाम और हर चीज उसमें आ जाती है। जी आप उसको फिर आर्ग्यू उसको इस तरह किया जा सकता है कि जी उस पर लिंक है। जी जी बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी रफियान बोल रहा हूँ लूटन से। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे दो सवाल हैं। जी जी। पहला सवाल ये है कि मैं पिछले साल आया था पाकिस्तान से, तो मुझे डिटेन कर लिया था इन्होंने और डिटेंशन सेंटर में मेरा केस पास हो गया था। जब उन्होंने मुझे फारिग किया होम ऑफिस वालों ने, तो उन्होंने मुझे ना कोई एड्रेस मांगा था तो खिताबत के लिए, आप जहाँ जा रहे हैं हमें कोई एड्रेस चाहिए आपका। तो मैंने अपने किसी दोस्त से फोन किया कि सब वो एड्रेस मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये मेरा एड्रेस दे दो, तो दे दो इनको, इस पे आपकी कोई डाक वगैरह आ जाएगी तो आप ले लेना। वो मैं एड्रेस दे के तो उनसे फारिग होके आ गया। लेकिन आके मैंने जो रैश रखी वक्ती तौर, क्योंकि मैंने अभी अपना लहदा कमरा वगैरह तलाश करना था तो किसी और जगह पे रहना शुरू कर दिया। और जब मेरा BRB कार्ड आया तो उसी पे मैंने ना अपनी फैमिली को भी अप्लाई कर दिया। जब मेरी फैमिली आई तो इन्होंने कौंसल वालों ने जब मेरा सारा इंटरव्यू लिया तो इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगा दिया कि आपने उस एड्रेस जहां आप रह नहीं रहे थे उस एड्रेस को आपने फैमिली के लिए इस्तेमाल क्यों किया है। तो इसलिए हम आपकी जो टेम्पररी अकोमोडेशन जो मेरी फैमिली जब आई है तो क्योंकि इन्होंने फिर उस वक्त वीजा ही मुझे सिर्फ 1 महीने का दिया था फैमिली को। मुझे ये था कि कौन सा सॉरी लंबा वीजा देंगे, मैं आराम से अकोमोडेशन कर लूंगा फैमिली के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे बाकी, उसमें मैंने फैमिली बुलानी थी। जब फैमिली आई तो फिर मेरे पास जब मैं अरेंज नहीं कर सका तो इन्होंने फिर ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दी कि आपने क्यों फैमिली मंगवाई है जब आप अकोमोडेशन का नहीं कर सके, ये एड्रेस क्यों इस्तेमाल किया जब आप यहाँ रह नहीं रहे थे। तो अब इन्होंने उस वक्त मुझे भेज दिया था लूटन लंदन से। किन्होंने भेज दिया था आपको?
मटन कौंसल वालों ने। नहीं, आपकी फैमिली किस वीज़े पे आई थी यहाँ पे? मैंने असylum किया था इधर। अच्छा, तो वो फैमिली रियूनियन पे जो है वो आए थे? फैमिली रियूनियन वीज़े पे आई थी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या आपका सवाल क्या आपका? सवाल यह है कि अब इन्होंने मुझे लेटर भेजा है कि हम आपकी ये टेम्पोरेरी अकोमोडेशन जो इन्होंने मुझे 2 बेडरूम की दी है वो हम खत्म कर रहे हैं 31 मई को। जी जी। हम तस्लीम करते हैं आप होमलेस हैं, लेकिन आप खुद अरेंज करें, एक घर का तलाश करें, हम किराया दे देंगे। अच्छा, तो आपका इशू बेसिकली ये हाउसिंग से रिलेटेड है ना? हाँ जी जी जी। देखिए, मैं इसमें आपको ज़रा एडवाइस नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैं हाउसिंग में डील नहीं करता हूँ। जो है, अगर आप चाहें तो किसी वकील से जो कि डील करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं हाउसिंग में, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? खान साहब, शहजाद बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शहजाद। जी शहजाद साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक्चुअली अपना वाइफ का अप्लाई किया था टायर 1 पे, डिपेंडेंट पे। सेकंड अप्लाई मैंने किया था अगेन एक्सटेंशन के लिए टायर 1 पे। मीनवाइल मेरे 10 इयर्स पूरे हो गए थे, तो मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर जो मुझे मिल गई थी, और प्लस उसके बाद मुझे सिटीजनशिप भी मिल गई और पासपोर्ट भी आ गया मेरे पास। तो अभी जो मेरी वाइफ की एक्सटेंशन आ रही है या इन सितंबर है, तो हम दोनों को इकट्ठे 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मोर देन 5 इयर्स टुगेदर। और हमारे 2 बच्चे भी हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि हमें किस रूट के तहत अप्लाई करना है? मिलेगा या फिर वो डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मुझे ये बताएं कि जब आपने एक्सटेंशन के लिए उनके लिए अप्लाई किया था और आपने अपने लिए इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था, लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस पे आपने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था, तो उस वक्त आपने अपनी वाइफ का स्टेटस चेंज नहीं किया था? नहीं, उस वक्त वाइफ का स्टेटस चेंज नहीं था किया। तो उस वक्त आपने क्या फिर उनके लिए अप्लाई किया था? उनके पास ऑलरेडी जो था ना FLR, ऑलरेडी उनका टायर 1 एक्सटेंशन था, उनके पास ऑलरेडी 3 साल का वीजा था। अच्छा, और उस दौरान आपके 10 साल पूरे हो गए थे, जो कि आपने फिर वाइफ का स्टेटस चेंज नहीं किया था? हाँ जी हाँ जी जी जी। तो मेरे हिसाब से आपको स्पाउस वीज़ा, क्योंकि आपका स्टेटस चेंज हो गया था, तो वाइफ को, जो आपकी वाइफ को पहले स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी। अच्छा, FLR आपका मतलब है? जी जी जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। मैंने असल में यूरोपियन लड़की से शादी की थी, वो 5 साल का वीजा लगा था, लेकिन जो पहला साल था वो हमने काम जॉब सीकर अलाउंस पर थे। उसके बाद जो 4 साल है उसका मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो मुझे ये पूछना है कि मैं क्या करूँ, इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो कौन सी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे? देखें, क्योंकि आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल प्रूव करना होगा कि वो अपना ट्रीटी राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी और वो काम भी यहाँ पे कर रही थी। अगर वो जॉब सीकर अलाउंस में वो 1 साल तक रही हैं, तो फिर आपको इसका मतलब ये होता है कि 5 साल पूरे नहीं होते, तो आपको फिर दोबारा से 5 साल के वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपको साल गुजर जाएगा उसमें, तो इसका मतलब ये है कि आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपको साल बाद फिर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे आप। अप्लाई कर, चलिए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं नवीद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। ये सोलिसिटर साहब से बात कर ली? जी नवीद साहब बात कर रहा हूँ, जाकिर खान बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी जाकिर भाई, मेरे 2-3 छोटे क्वेश्चन हैं। जी जी, बोलिए। ये कि मेरी वाइफ आई थी 2 साल वीजे पे पाकिस्तान से, तो हमने लाइफ इन यूके नहीं पास कर पाई, तो फिर यहाँ पे एक्सटेंशन दी उन्होंने। हेलो हेलो, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कॉल कट गई है शायद। हेलो
देने पड़ेंगे? सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे कट गई थी, आप जरा सवाल दोबारा रिपीट करें प्लीज़। जी जी, मेरा सवाल ये है कि वाइफ स्पाउस वीजे पे आई थी पाकिस्तान से। जी जी। 2.5 साल के, तो लाइफ इन यूके नहीं कर सकी तो दोबारा 2.5 साल की एक्सटेंशन ली। जी जी। तो अब दोबारा उनकी एक्सटेंशन करवानी है, सेकंड एक्सटेंशन यूके में। तो पूछना ये था कि क्या हमें हेल्थ चार्जेस पे करने पड़ेंगे और 18,000 की कोई वो कंडीशन है वो भी पे करनी पड़ेगी? जब आपने कि A1 उन्होंने पहले किया था, अब दोबारा करना पड़ेगा क्या? नहीं देखें, 18,600 की पहले भी तो आपने कंडीशन मीट की होगी ना? जी जी, जब फर्स्ट एक्सटेंशन यूके में तो आपको दोबारा वो कंडीशन मीट करनी होगी। A1 अगर पहले किया हुआ तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। और तीसरा सवाल क्या था आपका? हेल्थ चार्जेस हमें पे करने जी दोबारा, जी बिल्कुल, हेल्थ सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 2.5 साल का। तो उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा, FLRM या FLRFP? FLRM, अगर उनको स्पाउस वीज़ा मिला था तो FLRM एप्लीकेशन होगी। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर से बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर से पहले हमारे थोड़ी देर पहले किसी एक ने कॉल किया था, मुझे ख्याल आ रहा है कि उन्होंने वो यही था कि Tier 1 उनकी वाइफ Tier 1 डिपेंडेंट थी, उनको लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस पे मिल गया, लेकिन जो वाइफ के लिए उन्होंने नहीं अप्लाई किया। तो वो अगर उनको 5 साल हो गए हैं और जुलाई 2012 से पहले उनकी वाइफ आई थी, तो वो फिर बजाय वो फिर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मेरा मशवरा ये, वो किसी वकील के पास जाके, या अगर चाहें तो मुझसे भी डिटेल में मिल के मुझसे बात कर सकते हैं, या किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में बात करने के बाद एप्लीकेशन करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब, गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ। जी गुलाम अब्बास साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं ये पूछना था कि 7 की बेस पे बच्चों का अप्लाई करना है, और मेरे डिपेंडेंट थे, तो मैं कह रहा हूँ सबकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो हम एक ही फॉर्म पे कर लें कि अलग अलग सबका फिल करें? नहीं, आप एक ही फॉर्म पे कर सकते हैं। जी अच्छा, एक ही फॉर्म पे कर? जी एक ही फॉर्म पे। चले सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ, ईस्ट लंदन से। जी उमर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये कि मेरे पास इंडेफिनिट स्टे, और मेरी ना एक सिस्टर यहाँ ब्रिटिश हैं, और एक सिस्टर जो है वो उनके पास इंडेफिनिट है। तो एक सिस्टर मेरी पाकिस्तान में थी, वो मैरिड है। तो मेरे पेरेंट्स को ना मैं चाहता हूँ कि सेटलमेंट का कोई सिलसिला बन सकता है। मेरे पेरेंट्स जो अबव 60 हैं दोनों। देखिए, बहुत मुश्किल है आजकल डिपेंडेंट पेरेंट्स को बुलाना सेटलमेंट के लिए। कानून जो है उस सिलसिले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और नियरली इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है कि ज़्यादातर केसेस में होम ऑफिस रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट बहरहाल ये है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी लुक आफ्टर देखभाल ख़ुद नहीं कर सकते, वो डेली टास्क खुद नहीं कर सकते, उनकी ऐसी अगर कंडीशन है और कोई भी लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पे नहीं है, और ना आप किसी को रख सकते हैं, या सिचुएशन उनकी ऐसी है कि कोई और उनकी लुक आफ्टर नहीं कर सकता वहाँ पे, तो फिर ऐसी सूरत में आप मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि बेहतर है डिटेल में किसी वकील के पास जाके डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो खान सर। जी हेलो जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2009 में यूरोपियन डिपेंडेंट के साथ एज ए अनमैरिड पार्टनर रहना शुरू किया। जी जी। 2011 में मेरे 2 साल हो गए, तो अनमैरिड बेस पर हमने एप्लीकेशन कर दी। तो आफ्टर 6 मंथ वो रिफ्यूज हो गई थी। उनका मेरा पासपोर्ट वैलिड नहीं था, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दी। इन द जून में हमने अप्लाई किया, और अगस्त 2011 में हमने मैरिड भी रजिस्टर्ड मैरिड हो गई थी। तो दिसंबर में जाकर रिफ्यूज हो गया, और 2012 में जाके उन्होंने मुझे 5 ईयर का रेजिडेंस परमिट दे दिया, जो 17 तक वैलिड है। जी। मुझे क्वेश्चन है कि जो अभी मैंने परमानेंट रेजिडेंस जो इंडेफिनिट जैसे बोलते हैं, वो उसके लिए अप्लाई करना मेरा अनमैरिड पार्टनर से शुरू होगा, 2009 से शुरू होगा 5 ईयर, और नहीं, जब उन्होंने आपको जी जब उन्होंने आपको दिया ना वीज़ा, जी मिल गया वीज़ा, तो जी मैं वही कह रहा हूँ, जो उन्होंने दिया 2017 में आपके 5 साल पूरे होते हैं, तो फिर 2017 में आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कई बोलते थे कि जब मैरिज रजिस्टर्ड जो उस समय से वैलिड शुरू हो जाता, वो ऐसा कुछ है? देखें, नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन से तो उसका ताल्लुक इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप अगर अनमैरिड पार्टनर भी हैं, अगर वो एक्सेप्ट किया जा चुका हुआ है
कि अनमैरिड वो नहीं किया था, अनमैरिड एक्सेप्ट नहीं किया, मैरिड के बेस पे मिला। हाँ, अगर ठीक है, अगर अनमैरिड वो नहीं किया तो आपकी मैरिज कब हुई थी? 2000 अगस्त 2011 में। अगर आपकी मैरिज 2011 में हुई थी और उस वक्त से आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं और ये एक्सेप्ट किया जा चुका है और वो आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है, तो फिर वहां से भी आप काउंट कर सकते हैं 5 साल। लेकिन आम तो काम भी कर रही हैं और उसी बेस पे चल रहा है हमारा। अब वहां से भी कर सकते हैं क्योंकि अभी एम्प्लॉय हैं। जी, तो मेरे 2016 में 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं मैरिज बेस पे। जी, अगर मैरिज बेस पे 2006 तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है वो होम ऑफिस कोई ना कोई बीच में ऑब्जेक्शन निकाल लेता है ऐसी सिचुएशन में। इसलिए सेफ नॉर्मली ये होता है कि जब वो वीज़ा देते हैं तो वहाँ से 5 साल आप कंसिडर करें। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपकी शादी उससे पहले हुई थी और आप लोग इकट्ठे रह रहे थे, सारा आपके पास प्रूफ है, वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी, तो फिर वहाँ से 5 साल आप काउंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी इजाज़त साहब, मैं खाकान बात कर रहा हूँ जी से। जी बोलिए खाकान साहब। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये फैमिली मेंबर पे हूँ, शादी की है मैंने यहाँ पे यूरोपियन से, और मेरी जो वाइफ है वो काम नहीं करती हैं, लेकिन डे 1 से मैंने वो करवाई हुई है कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस। और आप काम कर रहे हैं? तो जी मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, कोई बेनिफिट वगैरह नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा इंडेफिनेट आ रहा है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या इस बेस पे हमारा हो जाएगा इंडेफिनेट? नहीं, इस बेस पे आपका हो सकता है। अगर आपकी वाइफ नहीं कर रही थी काम तो बेसिकली आप काम कर रहे हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं। और अगर वो सेल्फ सफिशिएंट की बेसिस पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, सिकनेस इंश्योरेंस वो होनी ज़रूरी है, जो कि आप कह रहे हैं कि डे 1 से आपने कराया हुआ है। तो मुझे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि मैं 2013 में मैंने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था। जी जी ठीक है, तो उस पर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद रिफ्यूज हो गया हमारा, तो काफ़ी उस पर पॉइंट्स लगे थे हमारे। तो वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने फिर आफ्टर 1.5 ईयर तो हम लोगों ने जो है वो फ्रेश केस अप्लाई की। हमें वकील ने कहा कि आप फ्रेश केस डालें, इन सारी चीज़ों का हल यही है। तो लेकिन उस वक्त आपके पास वीज़ा था? किया हुआ था। सॉरी, आपके पास वीज़ा था? जी जी, मेरे पास PSW वीजा था। अच्छा ठीक है। जी, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फ्रेश दोबारा अप्लाई किया तो उसके बाद हमारा एक पॉइंट लगा, जो कि हमारा पॉइंट था फेसबुक की जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उसके बाद हमारा नेम जो था वो मौजूद था। ठीक है, मगर उसका जो लिंक है जी, आपने थोड़ी देर पहले भी तो कॉल किया था। जी ठीक है, अब मसला ये है कि अब हम लोग इस वक्त जो है हम लोग जुडिशियल रिव्यू पे हैं। अब जुडिशियल रिव्यू जो है उसमें 2 चांसेस है, या तो एक्सेप्ट होगा या तो नहीं होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है मिसाल के तौर पे, तो क्या हम ह्यूमन राइट्स अप्लाई कर सकते हैं? अगर करेंगे तो उसका ग्राउंड्स क्या होने चाहिए? देखें, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे भी आप जा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, लेकिन वो आपको दोबारा से फिर होम ऑफिस में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आपने इन्वेस्टमेंट की है और ये सारी चीज़ें आर्टिकल 8 की बेसिस पे। लेकिन अब ग्राउंड्स में इतनी डिटेल में तो इस शो में बात नहीं हो सकती। एक शॉर्ट में आपको ये बताता चलूं कि मेरे सितंबर में जो है 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और 7 साल की बिहाफ के ऊपर क्या रूल्स होते हैं कि ह्यूमन राइट्स के? नहीं, आपके कोई बच्चे भी हैं? नहीं, मेरे बच्चे यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे सिंगल हूँ, मतलब बच्चे पाकिस्तान में हैं। देखें, फिर आपके ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट खाली यही हो सकता है ना ज़्यादातर, कि आपने अपनी यहाँ पे प्राइवेट और लाइफ एस्टेब्लिश कर ली है, जिसके लिए 7 साल का बहुत लंबा अरसा नहीं है अगर आप कानूनी एतबार से देखें और अगर आप सिंगल होने के एतबार से देखें। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की है तो वो सारी चीज़ें एलिमेंट आ सकती हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि डिटेल में बात करने वाली है, तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते आज। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे शाम 6 बजे वीनस TV पे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।